नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम शिक्षण विधि में प्रायोजना विधि को देखेंगे। इसको हिंदी में अन्य नाम से भी जाना जाता है, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, प्रायोजना विधि आदि के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसको प्रोजेक्ट मेथड के नाम से ही केवल जाना जाता है। इसके जन्मदाता जो है वो है सर विलियम किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी की जो विचार था वो प्रयोजनवाद धारणा पर आधारित था, यानी कि किसी चीज को करके सीखना। तो उनके जो शिष्य हैं किलपैट्रिक, ये परियोजना विधि के जन्मदाता हैं। तो परियोजना विधि जो है वो है सबसे पहले जो भी काम करना है उसके पहले योजना बनाना, फिर उसके अनुसार कार्य को करना, यानी कि करके ही सीखना। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रायोजना विधि। आप उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे कि आपका घर का आय जो है वो है 10,000 रुपया, उसमें आपका खर्च नहीं चल पा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बजट बनाइएगा, योजना बनाइएगा कि इतने पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। फिर उसके अनुसार आप उस पूरे महीना में खर्च कीजिएगा, यानी कि योजना बनाने के बाद उस चीज़ को आप करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रायोजना विधि। प्रोजेक्ट अथवा प्रयोजन विधि वह विधि है जिसकी सहायता से सभी विषय की शिक्षा दी जानी संभव है। सभी विषय में इसका उपयोग किया जाता है। जैविक विज्ञान जैसे कि प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विषय के लिए यह विधि अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है, क्योंकि प्रयोगात्मक विषय या व्यवहारिक विषय जो है हम उसमें क्या करते हैं कि करके सीखते हैं, प्रयोग करके हम सीखते हैं। इस विधि के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी के शिष्य सर विलियम किलपैट्रिक हैं। इसके जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक हैं। उन्होंने डीवी के प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर डीवी का जो विचार था वो करके सीखने पर ही आधारित था, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे। इस विधि द्वारा शिक्षा के सभी अंगों को एकता के सूत्र में पिरोकर शिक्षण को जीवन उपयोगी एवं रुचिपूर्ण बनाने की दिशा में प्रयास किया गया। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र प्रायः संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखें। अब कुछ परिभाषा है। तो किलपैट्रिक का कहना है कि प्रयोजना व सहृदय स्वदेश्य कार्यविधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। जब हम किसी काम को करते हैं तो पहले योजना बनाते हैं, और जब योजना बनाते हैं तो हम उस चीज़ को मन लगाकर करते हैं। बैलार्ड का कहना है कि प्रोजेक्ट जो है, योजना जो है, वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है। व्यक्ति के जीवन के साथ, जो वास्तविक जीवन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हर समय जो भी समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति योजना बनाकर जब कार्य को करता है तो वो काम सफलतापूर्वक सिद्ध होता है। ये जो है यहाँ पर बैलार्ड का कहना है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। अब नेचर देखेंगे। प्रायोजना विधि का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। प्रायोजना विधि में अध्ययन का केंद्र प्रोजेक्ट ही होता है, योजना ही होता है। छात्राएं किसी समस्या के समाधान हेतु किसी उचित प्रोजेक्ट को हस्तगत कर तथा योजनाबद्ध कार्य करके उसे पूरा करने का प्रयास करती हैं। छात्राओं के समझ जो भी समस्याएं आता है तो उसके पहले वो क्या करते हैं कि योजना बनाते हैं, और जब योजना के अनुसार उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य में उन्हें सफलता जरूर मिलती है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्रासंगिक ढंग से प्रदान की जाती है। ये होम साइंस मेथड का है, ये प्रोजेक्ट मेथड। अन्य मेथड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो है अन्य मेथड में भी, जैसे कि हिस्ट्री में आप ये सब में आपको पढ़ने को मिलेगा।
प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय जिन तथ्य, सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान की जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुभव होती है, उस ज्ञान को उसी समय विद्यार्थी को दे दिया जाता है। जब विद्यार्थी किसी काम को कर रहे होते हैं, योजना बना के कर रहे होते हैं, तो उनके समझ अनेक समस्याएं आती हैं, तो टीचर के द्वारा उनको हेल्प किया जाता है ऐसी स्थिति में। इस विधि में कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता विद्यार्थी को रहती है। अब देखेंगे प्रयोजना विधि का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो सबसे पहले है अभ्यास का नियम। इस विधि का आधार स्वक्रिया है, यानी कि खुद से करके बच्चा सीखता है, जिसमें छात्र अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है तत्परता का नियम। छात्रों का सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करके उद्देश्यपूर्ण वातावरण बनाकर और सजीव परिस्थितियों के माध्यम से तत्पर किया जाता है। प्रभाव का नियम है तीसरा। अधिगम का अस्थायीकरण असफलता या सफलता पर भी निर्भर करता है। इस विधि में छात्र स्वयं अपनी सफलता का मूल्यांकन करता है। अब देखेंगे हम प्रयोजना विधि के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स को देखेंगे। वास्तविकता का सिद्धांत। जो प्रयोजना विधि है वो व्यक्ति के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति के समझ हमेशा कुछ ना कुछ कठिनाई या समस्या आते ही रहती है, तो व्यक्ति क्या करता है कि सबसे पहले योजना बनाता है और योजना बनाकर उस कार्य को करता है, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। इस विधि में जो कार्य छात्र करते हैं वह वास्तविक होते हैं, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, जिससे उसके जीवन और उसके कार्य के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित करना संभव होता है। दूसरा है अनुभव का सिद्धांत। इसमें छात्र को अनुभव भी काफी रहता है। जब योजना बनाकर किसी कार्य को करते हैं तो वो अपने अनुभव के आधार पर ही करते हैं। छात्र अनुभवों का अर्जन कार्य करते हैं। इसमें उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग भी करना होता है, जिससे सामाजिकता की भावना विकसित होती है। तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस विधि में छात्रों को कार्य को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे वे रुचिपूर्ण और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। जो भी समस्या उनके समझ आती है तो वो फ्रीडम उनको मिला होता है कि वो अपने अनुसार योजना बनाएं, और जब वो योजना बनाते हैं तो वो उस काम को रुचि के साथ करते हैं। अगला पॉइंट है सानुबंधता का सिद्धांत। इस विधि में कार्य संपादन के लिए विभिन्न विषय से सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। हम देखते हैं कि हर विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध जरूर रहता है, तो हम जब इस विधि का प्रयोग करते हैं तो अन्य विषय का जो भी हमने नॉलेज प्राप्त किया है तो वो इस विधि में काम देता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत अगला है। इस विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। इस कारण छात्र सदैव मानसिक व शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है, क्योंकि छात्र जो है वो करके सीख रहा है, योजना बनाया और खुद करके सीख रहा है, तो वो यह सिद्धांत जो हो गया व्यवहार पर आधारित हो गया। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत। यह प्रयोजना विधि का प्रमुख सिद्धांत है। छात्र उसी कार्य में रुचि लेते हैं जो कि उनका जीवन से जुड़ा रहता है। जो भी चीज आगे समय में काम आने लायक होता है उस चीज को व्यक्ति रुचि से उस काम को व्यक्ति करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का मकसद रहता है कि पढ़ाई करने के बाद उसका क्या होगा कि व्यक्तित्व का विकास होगा, वो डिसीजन सही तरीके से ले सकता है और वो दूसरों को अच्छी ज्ञान को बांट सकता है और वो इनकम भी कमा सकता है। पढ़ाई के माध्यम से वो पढ़ाकर इनकम भी कमा सकता है, जो कि आगे आने वाले अपने परिवार को अच्छे तरीके से परिवार का पालन पोषण कर सकता है। अब देखेंगे हम प्रयोजना विधि की कार्य प्रणाली क्या है।
पहला है परिस्थिति प्रदान करना, सिचुएशन देना। शिक्षक छात्रों की आयु, इच्छा और योग्यता को ध्यान में रखते हुए छात्रों के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे छात्र किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकें। यानी कि जिस चीज़ में छात्र की रुचि रहती है उसकी एज को भी देखा जाता है कि वो चीज़ कर पाएगा कि नहीं, उसी के अनुसार उसको स्थिति प्रदान किया जाता है, समस्याएं दी जाती हैं। दूसरा है योजना के उद्देश्य एवं चयन। योजना के उद्देश्य का निर्धारण एवं चयन छात्रों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर ही किया जाता है। छात्रों के उपयुक्त योजना के चयन हेतु अध्यापक क्या करते हैं? छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। योजना बनाते समय अध्यापक क्या करते हैं कि छात्रों का हेल्प करते हैं। तीसरा है कार्यक्रम। शिक्षक द्वारा योजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित कार्यक्रम सुचारू रूप से बना लिया जाता है तथा उसी के अनुसार दायित्व का विभाजन किया जाता है। यहाँ पर योजना का कार्यक्रम बना लिया जाता है कि किस कार्य को कैसे करना है और उसी के अनुसार व्यक्तियों में कार्य को बांट दिया जाता है। क्रियान्वयन, जब प्रत्येक छात्र की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार उनको दायित्व दिया जाता है, कार्य करने का जो ड्यूटी दिया जाता है, वे अपने उत्तरदायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा कार्य क्या होता है कि सरलता पूर्वक हो जाता है। क्रियान्वयन में क्या होता है कि जो कार्य जिस बच्चे को दिया गया है उसी के अनुसार वो करते हैं और कार्य क्या होता है, जो उद्देश्य है वो सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। पांचवा नंबर है मूल्यांकन। प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद यह देखा जाता है कि उसकी पूर्ति में जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में कहाँ तक सफलता मिली है। यदि योजना में कोई त्रुटि या कमी रह जाती है तो उसे खोजने का प्रयास किया जाता है कि जो भी योजना बनाया गया है उसमें कहाँ पर कौन सी कमी रह गई। लेखा जोखा रखना। छात्राओं के द्वारा प्रोजेक्ट के चुनाव से लेकर उसका पूरा होने तक सभी क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। इसके साथ ही निम्न बातों को भी नोट किया जाता है, जैसे कि क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आई थी और क्या चीज़ उनको नया चीज़ प्राप्त हुआ, क्या नया ज्ञान उनको मिला। ये था हमारा प्रयोजना विधि की कार्य प्रणाली का, जो प्रयोजना विधि का कार्य जो है वो कैसे करना था। अब देखेंगे प्रोजेक्ट विधि में अध्यापिका या अध्यापक द्वारा ध्यान दी जाने वाली बातें। पहला है कि इस विधि को प्रयुक्त करते समय शिक्षिका को चाहिए कि योजना का आवंटन छात्रों के स्तर के अनुसार करें, यानी कि जिस स्तर का छात्र है उसकी योग्यता और आयु को देखते हुए कार्य उसको दिया जाना चाहिए ताकि हर छात्र को समान रूप से काम करने का अवसर मिल सके। एक ही बच्चे को आप सारा काम नहीं दे सकते हैं, उनकी आयु क्षमता को देखते हुए कार्यों को यहाँ पर बांटा जाता है। दूसरा है शिक्षिका को योजना के चुनाव के लिए छात्राओं के सम्मुख ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए कि वे योजना को खुद से अपनी रुचि के अनुसार चुन सकें। तीसरा है योजना का कार्य क्षेत्र सीमित कर देना चाहिए ताकि छात्राओं की समय और शक्ति का बचत हो। जो योजना बनाया गया है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा नहीं करना चाहिए, वो उसको कम समय में ही अच्छे तरीके से किया जा सके। चौथा नंबर है छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार शिक्षिका द्वारा सहायता और निर्देशन देना चाहिए। छात्रों को जब आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को निर्देशन देना चाहिए, अन्यथा छात्राओं को समय से खुद से करने का अवसर देना चाहिए। शिक्षिका को आवंटित किए जाने वाले प्रोजेक्ट की विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो टीचर है और जो योजना बच्चा को दिया गया है तो उस चीज़ के बारे में टीचर को पूर्ण जानकारी होना जरूरी है, तभी वो बच्चे को अच्छे तरीके से बता सकते हैं और कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
शिक्षिका को सभी छात्राओं से समान भाव से व्यवहार करना चाहिए ताकि कार्य जो है अच्छे तरीके से हो। यानी कि ग्रुप में बच्चा है, 10 बच्चा है या 12 बच्चा है, और किसी से आप ज़्यादा अच्छे से बात कीजिएगा, उसको खूब प्यार दुलार दीजिएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि दूसरा बच्चा अपने को हीन समझेगा। तो ऐसे में वो बच्चा क्या अपने आप को काफ़ी तकलीफ़ महसूस करेगा और उसको कार्य में मन नहीं लगेगा। तो कार्य को कुशलतापूर्वक कराने के लिए सभी छात्राओं के साथ समान व्यवहार करना जरूरी है। अब गुण क्या है प्रयोजना विधि का? तो यह पद्धति छात्रों में सहयोग करने, विचार करने तथा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पद्धति की सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं जिसमें छात्र अधिक रुचि के साथ कार्य करते हैं। यह पद्धति छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान कराता है, यानी कि खुद से करके सीखता है बच्चा, तो उसको क्या होता है कि व्यवहारिक नॉलेज मिलता है, जिससे वह व्यवहारिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह पद्धति करके सीखने पर आधारित है। योजना बनाते हैं फिर उसके अनुसार हम करते हैं, तो यह करके सीखने पर आधारित है। इस पद्धति के द्वारा छात्रों को अपना अपना विकास करने का समान अवसर प्राप्त होता है। यह पद्धति शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का समन्वय होने के कारण अधिक रोचक तथा आकर्षक होता है। इसमें शारीरिक श्रम को महत्व का ज्ञान दिया जाता है। योजना पद्धति छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती है, क्योंकि उनको फुल फ्रीडम रहता है। छात्र अपने अनुसार योजना बनाते हैं कि जो भी उनके जो समस्या दिया जाता है उसके अनुसार क्या करेंगे, वो योजना बनाएंगे। कोई किसी तरह का उन पर प्रतिबंध नहीं रहता है और योजना बना के वो रुचिपूर्ण कार्य करते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं और उनको सफलता मिलती है। अब देखेंगे जो प्रायोजना विधि है इसके दोष क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो यह पद्धति जो है अत्यधिक जटिल है, क्योंकि प्रत्येक छात्र इन्हें सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है। जो मंद बुद्धि का बालक होता है वो इस काम को करने में, यानी कि उस बच्चे को इस काम को करने में काफ़ी कठिनाई होती है। योजना बनाने में उसको पहले कठिनाई होगी, फिर उसको अगर किसी ने योजना बना भी दिया तो उसको अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा, क्योंकि वह खुद उसको बनाया नहीं है। यह पद्धति बहुत खर्चीला होता है। इस पद्धति में योजना पूरा करने में श्रम तथा समय अधिक लगती है, इसलिए यह अत्यधिक खर्चीला भी इसको बोल सकते हैं। इस विधि से प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ना संभव नहीं है। योजना विधि के माध्यम से आप हर एक विषय को नहीं पढ़ सकते हैं। इसके संचालन में कुशल तथा अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। अगर अनुभवी अध्यापक नहीं रहेंगे तो बीच में समस्याएं भी आ सकती है और समस्या के कारण वो कार्य जो आपका उद्देश्य है उसमें सफलता नहीं भी मिल सकती है। छठा नंबर है निर्धारित समय में योजना पूर्ण करने में कभी कभी योजना को अपने मूल उद्देश्य से हटना पड़ता है। यानी कि समय निर्धारित किया गया है कि इसको 2 महीने में करना है, या हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि 2 दिन में करना है, तो वो काम जल्दी नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप हड़बड़ाहट में आकर उस कार्य को जैसे तैसे भी कर सकते हैं। तो ये दोस्त था और यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।